क्या आपने कभी नोटिस किया है कि चार्ट पर प्राइस एक ही लेवल के आसपास बार बार आकर ऊपर जाता है या तो फिर गिर जाता है। ये कोई रैंडम लेवल्स नहीं होते। इसको हम लोग कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ गए ना तो मार्केट में आपको बायर्स के साइड रहना है या सेलर्स के साइड रहना है वो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और ये टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स सीरीज का तीसरा वीडियो है। ऑलरेडी मैंने चैनल पर दो वीडियो डाल के रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। और मैं बताना चाहूँगा कि जो भी मैं इसके अंदर चार्ट्स और सब शेयर करूँगा ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए बिना कोई देरी के सीधा स्क्रीन की तरफ। तो अभी अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते क्या है, देखो सब मान लो अगर यहाँ पर ये प्राइस है, ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, वैसे चल रहा है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, सपोर्ट को ना हम लोग एक फ्लोर की तरह समझ सकते हैं कि मार्केट इस लेवल के नीचे जा ही नहीं पा रहा है। बार बार जैसे ही इस लेवल को टेस्ट करता है, निफ्टी, बिटकॉइन, गोल्ड, जो भी आप स्टॉक कह लो, वो सारे बैंक निफ्टी, वो सारे इस लेवल के आसपास आते हैं फिर ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मोटा मोटी हम लोग सीधी लैंग्वेज में हम लोग सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, इसी का उल्टा, कि मान लो मार्केट जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करता है वहां पर सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वहां पर से सीधा सेलिंग आ जाती है। वापस ऊपर जाने की कोशिश किया, सेलिंग आ गई, वापस ऊपर जाने की कोशिश किया, सेलिंग आ गई, सेम चीज होती गई है, ठीक है। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिंपल सी बात है। सपोर्ट यानी कि मार्केट को नीचे गिरने नहीं देगा, रेजिस्टेंस यानी कि मार्केट को ऊपर चढ़ने नहीं दे रहा है। कुछ टाइम फ्रेम पे कुछ टाइम फ्रेम के लिए वो काम आते हैं। जैसे कि आप मान लो अगर आप डेली टाइम फ्रेम देख रहे हो तो 3 4 5 दिन एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेगा, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा, फिर उसके बाद अगले हफ्ते वापस को एक नया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाएगा। वैसे आप स्विंग ट्रेडिंग में भी होता है, वैसे इन्वेस्टिंग में भी होता है, वैसे इंट्राडे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग में भी होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग को ये तो पता चल गया कि मार्केट में जो लेवल्स होते हैं उसको हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली हम लोग कहते हैं, जहाँ पर मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम कर रहा है। अभी मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए तीन मेजर चीज होती है। एक तो प्रीवियस स्विंग हाई स्विंग लो, ठीक है। यानी कि मार्केट में स्विंग हाई स्विंग लो क्या होता है, जहाँ पर जो ऐसा मार्केट ऐसा चल रहा है, तो ये जो है ये एक स्विंग बन गया ना, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक यू टर्न लिया है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर वापस मार्केट ऊपर चला गया तो यहाँ पर एक ये स्विंग बन गया। तो वैसे ही हम लोग का यहाँ पर ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। मैं आप लोगों को चार्ट्स पर भी समझाऊंगा तभी आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से और समझेगा, बट प्रीवियस स्विंग हाई स्विंग लो आप एक एक तरीका समझ सकते हो। दूसरा तरीका है कि राउंड नंबर, ठीक है। अगर आपने मेरा जो निफ्टी एनालिसिस वाले वीडियो जो मैं डाला करता था शॉर्ट्स के जरिए, या फिर आपने किसी भी और यूट्यूबर का वीडियो अगर देखा होगा, तो वो लोग हमेशा बोलते हैं कि राउंड नंबर पर ज़्यादा बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो साइकोलॉजिकल नंबर रहता है। अगर मान लो 1900 सॉरी 19,980 पर अगर मुझे कोई सपोर्ट दिख रहा है, तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 20,000 लेवल पर। क्यों? क्योंकि 19,980 एक रैंडम फिगर है, बट 20,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो इसीलिए वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। तो साइकोलॉजिकल नंबर पे अगर आपको सपोर्ट दिख रहा है, उसके आसपास दिख रहा है, तो साइकोलॉजिकल नंबर के सपोर्ट को आप ज़्यादा वैल्यू देना, ऐसा मुझे ऐसा मैंने नोटिस किया, ऑब्जर्व करा है, और ऐसा मुझे लगता है कि हमेशा ये उस तरीके से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है रादर देन कोई भी रैंडम नंबर पे, ठीक है। और तीसरा होता है हाई वॉल्यूम एरियाज। अभी हाई वॉल्यूम्स क्या होता है, जहाँ पर बायर्स या सेलर्स का जो क्या कहते हैं, जो एक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो उसको हम लोग हाई वॉल्यूम एरियाज कहते हैं, ठीक है। अभी वॉल्यूम्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आने वाले वीडियो में मैं वॉल्यूम्स के ऊपर ही वीडियो लेके आने वाला, तो वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। हालांकि चैनल पर ऑलरेडी एक वॉल्यूम्स के बारे में वीडियो मैंने डाल डाल रखा है, बट वो थोड़ा सा बेसिक वीडियो है। अभी जो अगले हफ्ते जो मैं वीडियो लेके आऊँगा थोड़ा सा एडवांस वीडियो होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट भी करके ज़रूर बता देना, ठीक है। अभी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, जो यूजुअली बिगिनर ट्रेडर है या फिर जिन लोग को इतना पता नहीं है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, तो वो लोग है ना एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन होता है। कहने का मतलब क्या है, देखो अगर मान लो 1,000 रुपए के लेवल पर यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक करा, ठीक है, ऊपर गया, तो लोग क्या करते हैं कि 1,000 रुपए के लेवल को ही सिर्फ सपोर्ट बना देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको है ना हमेशा ऐसे सोचना चाहिए कि 990 से लेकर 1,000 रुपए, ये जो 10 रुपए तक का जो जोन है, ये मेरा सपोर्ट जोन होगा या ये मेरा रेजिस्टेंस जोन होगा।
मान लो यहाँ पर 1100 रुपये है और 1110 रुपये का यहाँ पर मेरा रेजिस्टेंस जोन होगा। ऐसे आप लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि आप एग्जैक्ट अगर एक पॉइंट देखोगे कि 1000 रुपये पर मेरा सपोर्ट है और 1100 रुपये पर मेरा रेजिस्टेंस है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आप एकदम बराबर लेवल्स नहीं बना पाओगे, सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात कि आप ज़्यादा ट्रेड लोगे, क्योंकि ये जो एग्जैक्ट पॉइंट वाले जो लेवल, एग्जैक्ट प्राइस वाले जो लेवल है, वो आपको हर दूसरे मिनट पे ब्रेक होते हुए दिखेंगे और आपको लगेगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया और यहाँ से मुझे फिर एंट्री एग्जिट प्लान करनी चाहिए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी जब हम लोग जोन्स की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग यहाँ पर जोन्स की बात करते हैं तो उसी से हम लोग को निकल के आता है डिमांड एंड सप्लाई जोन। अभी डिमांड एंड सप्लाई जोन देखो, बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है कि डिमांड और सप्लाई जोन होते क्या है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो इजीली समझ जाते हैं, बट डिमांड एंड सप्लाई जोन काफ़ी लोगों को मैंने अभी भी देखा है, जो लोग पिछले 3 4 साल 5 साल से ट्रेड कर रहे हैं, वो लोग को समझ में नहीं आता कि डिमांड एंड सप्लाई जोन होता क्या है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही एक एडवांस वर्जन है। ठीक है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि देखो यहाँ पर वर्डिंग्स को समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, जोन लिखा है। जोन यानी कि कोई एक पॉइंट है नहीं, वो एक एरिया है। जैसे मान लो यहाँ पर ये 1100 का लेवल है और यहाँ पर ये 1110 का लेवल है। ठीक है, यहाँ पर ये 1000 रुपये का लेवल है और ये 990 है। तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने इतना बड़ा एक जोन बना दिया है। ये एक इतना बड़ा जोन बना दिया है, डिमांड जोन और यहाँ पर सप्लाई जोन। ठीक है, अभी ये लोग का सिर्फ नाम अलग है। ठीक है, डिमांड जोन में क्या है, क्योंकि देखो जिस भी चीज़ की डिमांड होती है उसका प्राइस बढ़ता है। अब नॉर्मली आप सब्जी मार्केट में भी जाओगे तभी भी आप यही चीज़ देखोगे। आपको कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक लेना है तभी भी आप यही चीज़ देखोगे कि जिस चीज़ का डिमांड होती है उसका प्राइस बढ़ता है। तो इसके लिए यहाँ पर से प्राइस बढ़ रहा है, तो ये डिमांड जोन हो गया। सप्लाई जोन यानी कि बहुत ज़्यादा सप्लाई है और कोई खरीदार नहीं है, तो यहाँ पर से प्राइस गिरेगा। ठीक है, सिर्फ इसका वर्डिंग अलग है, बट अगर आप टेक्निकली देखा जाओ तो ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है। सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लोग यूजुअली एक पॉइंट पर मार्क करते हैं, जो कि गलत बात है। हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप डिमांड एंड सप्लाई जोन के हिसाब से मार्क करो, यानी कि एक जोन में कि 5 10 15 20 पॉइंट का जो जोन है वो आप मार्क करो। इससे फायदा क्या हो जाता है, आपको ज़्यादा टच पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आप देखो, सिर्फ मुझे एक टच पॉइंट मिल रहा था अगर मैं इस लाइन को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मानता। अगर यहाँ पर मैं मारता तो यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 टच पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेरे लिए नहीं है। लेकिन अगर जैसे ही मैंने जोन बना दिया तो आप देखोगे मेरे लिए 4 टच पॉइंट्स मुझे मिल गए, जिससे मुझे समझ में आता है कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है या ये जो सप्लाई जोन है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या कितना ज़्यादा वीक सप्लाई जोन है। सिमिलरली आप यहाँ पर देखोगे, तो देखो यहाँ पर अगर मैं मार्क करता हूँ तो मुझे सिर्फ 2 डिमांड जोन या सपोर्ट मिलता था और यहाँ पर मार्क करता तो मुझे सिर्फ एक ही मिलता था। ठीक है, बट अगर मैंने जैसे ही जोन बना दिया तो मुझे वहाँ पर 5 टच पॉइंट्स मिल गए। तो इससे मेरा फायदा हो जाता है कि मुझे एंट्री और एग्जिट कम बार करना पड़ेगा, जिससे मुझे जो बाकी सब चार्जेस है वो सब कम देना पड़ेगा, और जो मेरी जो ट्रेड कंफर्मेशन है वो मेरी और ज़्यादा अच्छे हो सकती है। जो मेरा ट्रेड का जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरा और ज़्यादा अच्छे से मैं उसको ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझा होगा। अगर नहीं समझा होगा तो आप ये वीडियो को थोड़ा सा वापस जाके देख लेना, ये समझ में आ जाएगा। चलो मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स मैंने मार्क करा है। आप देखो यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस मार्क करा है, यहाँ पर कितने पॉइंट्स मैच हो रहे हैं, 3 4 पॉइंट्स मैच हो रहे हैं, ये यहाँ पर मैच हो गए। ठीक है, सपोर्ट क्या आप देख लो, यहाँ पर एक एक लाइन को मैंने सिर्फ मार्क करा है। ठीक है, एक एक स्पेसिफिक पॉइंट को मैंने मार्क करा है, तो जिसकी वजह से हम लोग को ये लेवल्स कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान ध्यान से देखोगे तो आप देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक हुआ है, यहाँ पर ब्रेक हुआ है, यहाँ पर ब्रेक हुआ है। तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे ही कोई भी बंदा बंदी जो भी है ट्रेडर, अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक पॉइंट पर मार्क करता है, जो जैसे ही अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा उसको लगेगा कि ब्रेकडाउन हो गया या ब्रेकआउट हो गया है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड बना लेता हूँ। बट वैसे ही आप ट्रैप हो जाओगे। इसीलिए आपको काम आता है डिमांड एंड सप्लाई जोन। ठीक है, आपको यहाँ पर चार्ट पर बता दो। अब देखो ये एग्जैक्टली सेम चार्ट है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, एग्जैक्टली सेम चार्ट है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिर्फ डिमांड और सप्लाई जोन बना दिया। अभी आप यहाँ पर देखो कितने अच्छी तरीके से मैंने दोनों तीनों लेवल्स को यहाँ पर टच पॉइंट ले लिया, इस लेवल को भी टच पॉइंट ले लिया, इसको भी टच पॉइंट ले लिया। अब देखो यहाँ पर ये लेवल आ गया, यहाँ पर ये लेवल आ गया। ठीक है, ये लेवल यहाँ पर कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये सब कवर हो गए। तो इसके लिए हम लोग का डिमांड एंड सप्लाई जोन ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है रादर देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी आप इसका नाम कुछ भी ले लो, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कैंडल स्टिक वाले में कि नाम मैटर नहीं करता, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आप इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलो, डिमांड एंड सप्लाई बोलो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलो, जो बोलना है आप बोलो,
ठीक है। अगर आपको पता है कि इस लेवल के पास से बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं और बायर्स मार्केट को नीचे गिरने नहीं देंगे, तो ये लेवल आपके लिए काम का है, और इस लेवल के ऊपर अगर आपको सेलर्स जाने नहीं देंगे और मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, तो ये आपके लिए लेवल ये काम का है। बस आपको ये सोचना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अभी कैंडल स्टिक का इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, मैंने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कैंडल स्टिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कैंडल स्टिक को अगर अच्छे से यूज़ करना है तो हम लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ यूज़ करना चाहिए, जिससे हम लोग का जो कैंडल स्टिक का जो है वो इफेक्टिवनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू भी करेंगे, जो कि आप पिछले वाले वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आप इस वीडियो में आप उस चीज़ को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और बाय द वे मैं एक और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप है ना क्या करना है, इस वीडियो देखने के बाद अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो देखना, और दोनों वीडियो देखने के बाद है ना आप खुद चार्ट्स पे ट्राई करना कि सर्च करने के लिए, और आपको कुछ ऐसे एग्जांपल दिख रहे हैं, और कमेंट करके बताना कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम किया नहीं किया, जो भी है आप वो कमेंट करके बता सकते हो, तो इससे आपकी भी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्लियर होगी। ऑब्वियसली पिछले पुराने चार्ट्स पर देखना, जिसपे आपको समझ में आएगा कि ऐसे कुछ काम हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। तो कौन सी कैंडल स्टिक्स होती है? देखो, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि कंटिन्यूएशन कैंडल होती है, रिवर्सल कैंडल होती है और न्यूट्रल कैंडल होती है। जब भी मार्केट को ट्रेंडी करना होता है ना, तो या तो रिवर्सल कैंडल काम आएगी या तो कंटिन्यूएशन कैंडल काम आएगी। देखो, हैमर कैंडल जो होती है, जो इस तरीके की कैंडल होती है, वो कैंडल आपको सपोर्ट या डिमांड जोन पे अगर आएगी तो बुलिश मोमेंटम आ सकता है। शूटिंग स्टार कैंडल यानी कि जो उल्टी कैंडल है, ठीक है। अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, इसका लॉजिक नहीं बताऊंगा कि ये ऐसी कैंडल्स क्यों काम करती है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो पे ऑलरेडी बताया था, आप वो वीडियो जाके देख लेना। तो शूटिंग स्टार कैंडल होती है जो रेजिस्टेंस से सप्लाई जोन पे रहेगी, तो बेरिश रिजेक्शन या बेरिश मोमेंटम आ सकता है। मारुबुजू कैंडल होती है जो एक बड़ी ग्रीन कैंडल होती है, ठीक है। अगर ये ब्रेकिंग रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो यहाँ पर बुलिश मोमेंटम है। मारुबुजू जो बेरिश कैंडल है, यही रेड कैंडल है, ऐसी बड़ी रेड कैंडल है। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करेगी तो यहाँ पर एक बड़ा डाउन ट्रेंड आ सकता है या सेलिंग आ सकती है बेसिकली। तो मोटा मोटी कैंडल्स का इस तरीके से काम होता है। अगर सपोर्ट के पास अगर आपको हैमर कैंडल मिलती है तो यहाँ से बुलिश मोमेंटम आ सकता है, और अगर रेजिस्टेंस के बाद शूटिंग स्टार मिल रहा है तो आपको बेरिश मोमेंटम आ सकता है। एज सिंपल एज दैट, बस आपको देखना आना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पर भी एग्जाम्पल बताता हूँ। तो अगर अगर आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट में यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। अगर आप ब्रेकआउट भी देखोगे तो कहीं ना कहीं मारुबुजू टाइप्स की कैंडल है, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा था, उसके बाद अच्छी खासी सेलिंग आई, ठीक है। अच्छी खासी सेलिंग है। ये जो पिछला वाला स्विंग लो है ये भी ब्रेक करा है, ये वाला स्विंग लो को टेस्ट करना है। अभी यहाँ पर क्या हो गया, अगर आप देखोगे यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा, या जिसने भी देखा होगा उन लोगों को याद रहेगा, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि जो रिवर्सल कैंडल है मुझे पर्सनली तब इफेक्टिव लगती है जब मार्केट या तो ऊपर जाता है, फिर उसका जब पुल बैक लेता है, तो ये पुल बैक के पास यहाँ पर अगर कोई ऐसी हैमर कैंडल बनती है फिर उसके बाद कंटिन्यू करता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव कैंडल रहती है, रादर देन कि मार्केट अगर पूरा गिर रहा है और फिर इधर हैमर कैंडल बन रही है और फिर उसके बाद ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बॉटम हो जाता है, उसके अंदर बॉटम कैच करना इजी नहीं होता है। बट जब भी ऐसा मार्केट रहता है कि मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद यहाँ पर पुल बैक लिया और उसके बाद वापस मार्केट ऊपर जा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा एक ईजी हो जाता है और थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने मिलता है, कॉमन देखने मिल जाता है ऐसा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जैसी हैमर कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनी, यहाँ पर हम लोग को कंफर्मेशन मिल गया, उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट कितना अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ गया, ठीक है। उसी का ही सेम हम लोग एग्जांपल यहाँ पर और भी देख सकते हैं। अभी अगर हम लोग यहाँ पर बुलिश पैटर्न देखेंगे, ब्रेकआउट का देखेंगे, तो अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। अभी एक चीज़ याद रखना गाइस, जब भी जो सपोर्ट लेवल होता है, ठीक है, मान लो ये एक सपोर्ट लेवल है और इधर से मार्केट गिर रहा है, ठीक है, ये मार्केट इसको टेस्ट कर रहा है, जैसे ही इसको ब्रेकआउट हुआ तो ये वाला जो सपोर्ट लेवल है ना वो बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है और उसके नीचे एक और एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बार बार इंटरचेंज हो सकते हैं, सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस बन सकता है, रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि मार्केट कब ब्रेकआउट करा है, कब कब ब्रेक डाउन करा है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझे तो कमेंट करके बता देना, मैं वापस इसके ऊपर एक शॉर्ट्स वैसा कुछ बना दूंगा चाहिए तो। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर मान लो इस रेंज के बीच में मार्केट चल रहा है, ये 1000 रुपये का एरिया है और ये 800 रुपये का एरिया है। अगर मार्केट ने 1000 रुपया ब्रेक करा तो डायरेक्टली वो ब्रेक नहीं करेगा, वो उसको पहले टेस्ट भी करेगा, फिर उसके बाद ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर 1000 रुपया भी आपका सपोर्ट हो गया और यहाँ पर आपका 1200 रुपया आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो अभी हम लोग वापस पिछले वाले पॉइंट पर चलते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया था मार्केट ने, जैसे ही यहाँ पर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट करा, ठीक है। अभी काफ़ी लोग आप में से लोग बोलते रहेंगे कि मारुबुजू कैंडल में तो वीक नहीं होती है। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मारुबुजू कैंडल का सिंपल सा मतलब होता है कि एक स्ट्रॉन्ग बिग
कैंडल, बिग वॉल्यूम कैंडल, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी वॉल्यूम की कैंडल, ऑब्वियसली यहाँ पर छोटी सी वीक है, वो छोटी सी वीक नेग्लिजिबल है, ठीक है। आप कोई भी जो भी बुक्स आपने पढ़े होंगे, जो भी आप चार्ट पैटर्न देखते हो, तो एग्जैक्टली वो टेक्स्ट बुक तरीके से काम नहीं करते, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो, चाहे कैंडल स्टिक पैटर्न हो, चाहे काफ़ी बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और इवन ट्रेंड लाइन, वो एग्जैक्टली आपको टेक्स्ट बुक तरीके से काम नहीं करती, क्योंकि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 5-10% का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गया और अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाता गया। अभी यहाँ पर क्या हो गया, जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी और वापस उसके बाद सीधा बड़ी मारूबुजू कैंडल बनी और उसके बाद वापस मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साइडवेज हो रहा है, क्योंकि ये शायद से रीटेस्ट करता होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर दो कैंडल स्टिक काम है। आप अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल थी, जो कि कौन सी कैंडल है, न्यूट्रल कैंडल है। और न्यूट्रल कैंडल का मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि न्यूट्रल कैंडल का हाई और लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी पॉइंट ब्रेक होगा, चाहे हाई पॉइंट हो चाहे लो पॉइंट हो, जहाँ पर ब्रेक होगा वहाँ पर मार्केट की रैली होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखोगे हाई पॉइंट ब्रेक हुआ और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ ही चला गया। तो इससे आपको समझ में आएगा कि कैंडल स्टिक भी कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हो जाते हैं, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि कैंडल स्टिक के बारे में, कैंडल स्टिक और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मर्ज करके कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ना दिक्कत क्या है, जब भी ब्रेकआउट होता है तो हर एक ब्रेकआउट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा। ब्रेकआउट के साथ साथ एक और एक चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं फेक आउट। यानी कि ब्रेकआउट में क्या होता है कि मार्केट ने अगर 1000 रुपये का जो लेवल है, मान लो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे बताता हूँ, ये 1000 रुपये का जो लेवल है, ठीक है, और ये 900 रुपये का लेवल है। यहाँ पर 1000 रुपये का लेवल है, इसको मार्केट ने ब्रेक करा, रीटेस्ट करा और उसके बाद मतलब ब्रेकआउट करके 1100 रुपये तक पहुँच गया, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो गया। दूसरी जगह फेकआउट क्या होता है, ये 1000 रुपये का लेवल है, ठीक है, 900 रुपये का सपोर्ट है, 1000 रुपये का रेजिस्टेंस है। यहाँ से ये 1000 रुपये 50 तक गया और उसके बाद वापस उसी जोन के अंदर आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, बायर्स को ट्रैप कर दिया, ठीक है। ये चीज़ मार्केट में आप देखोगे 50-60% टाइम्स होती है, ठीक है। फेकआउट्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली अगर आपको कैंडल स्टिक के साथ ट्रेड करना नहीं आता, अगर आपको करेक्ट लेवल्स ड्रॉ करने नहीं आते, तो आपको ये बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा कि कब आपको एंट्री करनी है, कब आपको एंट्री नहीं करनी है। हमेशा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, सप्लाई डिमांड जोन जो भी आप ड्रॉ करोगे चार्ट पर, तो जितने ज़्यादा टच पॉइंट आप ले सकते हो उतने ज़्यादा टच पॉइंट लेना, ताकि आपको कंफर्मेशन थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट में कुछ भी 100% गारंटीड नहीं होता है। देखो, ये सब चीज़ से ना हम लोग को एज मिलता है। जैसे आपको अगर कुछ नहीं पता है मार्केट में, तो आपके पास 0% का एज है। जैसे आपको कैंडलस्टिक के बारे में पता है, तो मान लो आपके पास 20% का एज हो गया। फिर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड जोन के बारे में पता है, तो आपके पास और 20% का एज हो गया। तो आप दोनों को मिलाओगे, कैंडलस्टिक सपोर्ट रेजिस्टेंस सबको, तो आपके पास 40% का एज हो गया मार्केट में। लेकिन आप सारे नॉलेज को भी आप इंक्लूड करोगे तो भी आपके पास 100% का एज कभी नहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 70-80% का एज निकाल सकते हो मार्केट में, और जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो ट्रेडर्स लोग मतलब सक्सेसफुली ट्रेड करते आ रहे हैं, वो लोग भी काफ़ी सारी ट्रेड वो लोग की लॉस हुई है, ठीक है। तो आपको हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि आपकी सारी ट्रेड हमेशा सक्सेसफुल होगी, कोई ना कोई ट्रेड आप तो आपकी लॉस होगी ही, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ ब्रेकआउट्स और फेकआउट्स के। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेरे पास एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। यहाँ पर भी उस लेवल के आसपास ही था ये भी लेवल। अभी यहाँ पर इस लेवल ने ब्रेकआउट करा, तो जितने लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई रहेगी, यहाँ पर जैसे ये जो बायर्स है, अब देखो यहाँ पर इन्होंने एंट्री बनाई रहेगी, इन बायर्स ने एंट्री बनाई रहेगी, इस बायर ने एंट्री बनाई रहेगी, वहाँ पर सीधा सेलर्स आए, ट्रैप कर दिया और मार्केट वापस उसी रेंज में चला गया और बाद में फिर उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। बट ठीक है, अभी उसके अंदर क्या हो गया कि जिन लोगों ने भी यहाँ पर एंट्री बनाई रहेगी, वो लोग का स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पर इस लेवल पर होगा, सबके स्टॉप लॉस चले गए और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। यूजुअली ये भी एक चीज़ है, फेकआउट्स में क्या होता है कि जब भी आप मान लो ऐसा कुछ लेवल्स बनता है, ठीक है, जैसे मैं आपको अगर पिछले एग्जाम्पल पे लेके जाऊँ वापस, जैसे अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, कि यहाँ पर बायर्स ट्रैप हो गए, तो उसके बाद दो में से कोई एक चीज़ होती है, या तो फिर सेलिंग एकदम अच्छी खासी सेलिंग आती है कि मार्केट सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर देगा, एक अच्छी खासी सेलिंग आ जाती है, वो एक चीज़ होती है। या तो दूसरी चीज़ क्या होती है कि मार्केट अगर ऐसे फेकआउट करता है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा अपर लेवल पे यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम करेगा, जैसे ही ये जो बायर्स है यहाँ पर जिन लोग ने एंट्री की रहेगी,
वो लोग के स्टॉप लॉस को खा लेता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद मार्केट में फिर बड़ी रैली आती है। ये आप में से काफ़ी लोगों के साथ हुआ रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है एंड ये बहुत सारे अदर ट्रेडर्स के साथ भी हुआ है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके साथ ऐसा हुआ है और क्या आपके टाइम आपको कभी ऐसा लगा कि मार्केट आपके साथ इनजस्टिस कर रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, मैं अभी आपको ब्रेकआउट का एग्जाम्पल बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर ब्रेकआउट का अगर आप एग्जांपल देखोगे, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पहले आप देखो, जैसे मैंने बताया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है। आप देखोगे यहाँ पर ये पहले सपोर्ट था, ब्रेकडाउन हुआ, फिर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बना। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस हुए, यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा क्लोजिंग अच्छी से तरीके से नहीं हुई थी, बट यहाँ पर एक बड़ी कैंडल के साथ क्लोजिंग हुआ और उसके बाद मार्केट यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ चला गया। तो इसको हम लोग सक्सेसफुल ब्रेकआउट कहेंगे। जो पिछला वाला जो था वो फेक आउट था, ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट था। तो इससे हम लोग को समझ में आता है कि ब्रेकआउट्स और ये सब कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर तो हम लोग को आई होप आप लोग को ये तो समझ गया रहेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है, ब्रेकआउट्स और फेकआउट्स और सब क्या होता है। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोग को वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जो मार्केट है वो बायर्स के साइड चलने वाला है या सेलर्स के साइड चलने वाला है, वो आपको समझाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, जो कैंडल स्टिक है वो आपको मार्केट से बात करने के लिए बताती है कि मार्केट अभी क्या कहना चाह रहा है आपसे। तो यहाँ पर आपको ये दो चीज़ें आप मर्ज करोगे तो 40% आपके पास मार्केट में एज हो जाएगा। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि मार्केट हमेशा सही होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी मार्केट आपसे झूठ भी बोलता है। ठीक है, यस। अगर आपको ये समझना है कि मार्केट आपसे आज आज सच बात बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा वॉल्यूम्स के बारे में। अभी वॉल्यूम्स तो मैं आपको अगले वीडियो में लेके आ जाऊंगा, वॉल्यूम्स के बारे में एक एडवांस वीडियो लेके आ जाऊंगा, जो शायद आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी और नहीं मिलेगी। एक बेसिक वीडियो मैंने वॉल्यूम्स के ऊपर ऑलरेडी डाल रखा है, मैं आपको आई कार्ड पे आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप वॉल्यूम एनालिसिस इमर्जिंग बुल्स डाल दो यूट्यूब पे, आपको वीडियो मिल जाएगा। आप चाहिए तो वो देख सकते हो, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो जाएगी। बट अगर आपने कैंडल स्टिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो इधर आपको आई कार्ड पे इधर किधर आता होगा, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।